नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कहा, किसानों को आतंकी मानती है सरकार, मैं संदेश लेकर आया हूं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा और कहा कि हमेशा अग्नि परीक्षा से मैं गुजरता हूं। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। इस्तीफा दे दिया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत बोले, ट्रैक्टर रैली गलत चीज नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में भी करेंगे ट्रैक्टर रैली। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी रख सकती हैं दिल्ली में टी पार्टी। 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने की है तैयारी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राज्यसभा में हंगामा, प्रधानमंत्री जासूसी करना बंद करो के लगे नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये जासूसी कांड और किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को यूपी के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी। कहा, किसानों को आतंकी मानती है सरकार, मैं संदेश लेकर आया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर संसद आया हूं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। पूरा देश यह जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। कांग्रेस लीडर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, सरकार के मुताबिक किसान काफी खुश हैं, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन हकीकत में किसानों के अधिकारों को छीना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी को ट्रैक्टर लेकर संसद परिसर के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके काफिले में शामिल ऐसी गाड़ियों को ही एंट्री मिली जिन पर पार्लियामेंट के पास लगा हुआ था। सरकार पर कृषि कानूनों के जरिए कारोबारियों की मदद का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरा देश यह बात जानता है कि किनके लिए यह सब किया जा रहा है। ये कानून किसानों के हित में नहीं है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के अलावा शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के सांसदों ने भी 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। इस बीच पेगासस रिपोर्ट पर विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही भी हंगामे की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध के जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का दोनों सदनों में अभिनंदन किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएस येदियुरप्पा ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, बोले हमेशा अग्नि परीक्षा जैसा रहा कार्यकाल। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों से चल रही अटकलों के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। येदियुरप्पा ने जहां राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की जानकारी उनकी सरकार को 26 जुलाई को 2 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दी है। येदियुरप्पा ने इस दौरान भावुक होते हुए और रूंधे गले से कहा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, आपकी अनुमति से मैंने फैसला किया है कि मैं मध्याह्न भोजन के बाद राजभवन जाऊंगा और मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपूंगा। उन्होंने कहा, मैं दुखी होकर नहीं बल्कि खुशी से ऐसा कर रहा हूँ। येदियुरप्पा ने 75 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद उन्हें 2 साल मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया। भाजपा में 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्वाचित कार्यालयों से बाहर रखने का अलिखित नियम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्रीय नेताओं की उम्मीदों के मुताबिक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने यहां विधान सौध में अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। येदियुरप्पा ने भाषण के दौरान कहा कि उनका कार्यकाल शुरुआत से ही अग्नि परीक्षा जैसा रहा। उन्होंने 2 साल कठिन परिस्थितियों में राज्य सरकार का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआती दिनों में मंत्रिमंडल के बिना प्रशासन चलाना पड़ा और इसके बाद राज्य को विनाशकारी बाढ़ और कोरोना वायरस समेत कई समस्याएं झेलनी पड़ी। बीएस येदियुरप्पा ऐसी संभावना जता चुके थे कि शायद 25 जुलाई को उनका मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दिन होगा। उनका कहना था कि 25 जुलाई को केंद्रीय नेतृत्व उन्हें जो भी निर्देश देगा वह 26 जुलाई से उसी के अनुसार काम शुरू करेंगे। उनका यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर उन्हें पूरा विश्वास है। आलाकमान जो भी निर्देश देगा उन्हें वह मंजूर होगा। इस बारे में शनिवार को उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले दिन से ही उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वह लोगों के जीवन का बेहतर बनाने के लिए किए गए ईमानदारी के काम को लेकर संतुष्ट हैं।
बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा था कि वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं कल तक पता चल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अगले 10 से 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। येदियुरप्पा कर्नाटक के लिंगायत समुदाय से आते हैं, समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, ट्रैक्टर रैली गलत चीज नहीं, स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कुछ महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हरियाणा के जिंद के किसानों की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैक्टर रैली करने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली कोई गलत चीज नहीं है। रविवार को राकेश टिकैत ने कहा, ट्रैक्टर रैली निकालना कोई गलत चीज नहीं है, जिंद के लोग क्रांतिकारी है। उन्होंने 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने का सही फैसला लिया है। मैं नहीं जानता कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या निर्णय लेगा। उन्होंने आगे कहा, ट्रैक्टर परेड के दौरान ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा देखना गर्व का क्षण होगा, यह देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि मुरादाबाद, अमरोहा और हापुड़ समेत पूरे यूपी से किसान 15 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन स्थल पर आएंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं जिंद के किसानों के संबंध में उन्होंने कहा, अगर वहां के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वे अपने गाँव में नेताओं को झंडारोहण नहीं करने देंगे तो वे ऐसा ही करेंगे। नेता झंडारोहण करके क्या करेंगे? 15 अगस्त को इसे किसानों को ही करने दीजिए। बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी। सड़कों पर किसान और पुलिस आमने सामने थे। किसान इस दौरान लाल किला गए थे और वहां झंडा फहराया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी रख सकती है दिल्ली में टी पार्टी, 2024 चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूती देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुई जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब दिल्ली का रुख कर रही है। अप्रैल मई में हुए चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह ममता बनर्जी की पहली दिल्ली यात्रा है। उनका उद्देश्य 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की प्रक्रिया शुरू करना है। ममता बनर्जी के 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे विपक्षी नेताओं के लिए चाय पार्टी की मेजबानी करने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर आयोजित हो सकता है। अभिषेक ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। मुख्यमंत्री ने 21 जुलाई को एक भाषण में एकता की अपील जारी की थी, जिसमें कांग्रेस के पी चिदम्बरम और आकांपा प्रमुख शरद पवार सहित शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया था। इस कार्यक्रम में एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम समेत अन्य शीर्ष नेता शामिल हुए थे। बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के वास्ते एकजुट होने और गठबंधन के गठन की दिशा में काम शुरू करने के लिए कहा था। ममता की चाय पार्टी में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर अभी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती है, लेकिन उन 8 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं जो 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित शहीद दिवस कार्यक्रम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी के भाषण को वर्चुअली रूप से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिखाया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में हंगामा, प्रधानमंत्री जासूसी करना बंद करो के लगे नारे। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र का आज से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। अब तक दोनों सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही है। आज भी वैसे ही आसार नजर आ रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन, कोरोना त्रासदी जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहा है। आज भी इन मुद्दों पर घमासान जारी है। मानसून सत्र में अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से नहीं चल पाई है। बीते सप्ताह की शुरुआत में पेगासस जासूसी कांड और ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं का मुद्दा छाया रहा। इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। हंगामे के कारण बार बार कार्रवाई स्थगित करने की नौबत आई थी। वहीं टीएमसी सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। बता दें कि राज्यसभा में उस समय तनाव की स्थिति बन गई थी जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस मामले पर बोलने के लिए खड़े हुए तो टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने स्टेटमेंट का पेपर छीनकर उपसभापति की तरफ फाड़कर उछाल दिया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की बीजें नहीं फहराने देंगे तिरंगा, बोले ये झंडे के लायक नहीं। जी हां दोस्तों, पिछले 7 महीने से भी अधिक समय से देश भर से आए किसान केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आए दिन भाजपा नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानूनों से गुस्साए किसानों ने भाजपा नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम उन्हें 15 अगस्त पर झंडा नहीं फहराने देंगे। किसानों के नेता झंडा फहराने लायक नहीं है। टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा है कि भाजपा के नेताओं और मंत्रियों को 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। साथ ही किसानों ने कहा है कि पूरे हरियाणा में बड़ा प्रदर्शन भी आयोजित किया जाएगा। किसानों ने कहा कि भाजपा के नेता झंडा फहराने के लायक नहीं है। किसानों ने हरियाणा में ट्रैक्टर परेड निकालकर भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में घुस आए थे। इस दौरान उनके और पुलिस के बीच हुई झड़प में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने करीब 151 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट ने लाल किला हिंसा मामले में सभी लोगों को जमानत दे दी है।
साथ ही इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले दीप सिद्धू को भी अदालत ने जमानत दे दी है। दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर 7 महीने से अधिक समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों से गुस्साए पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भाजपा नेताओं के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। हरियाणा में लोगों ने भाजपा की सहयोगी जेजेपी के भी बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। किसानों ने दोनों दलों के नेताओं के किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का विरोध करने की बात कही है। किसानों के विरोध के कारण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने गृह जिले करनाल में भी रैली नहीं कर पाए थे। किसानों ने उनके हेलीकॉप्टर को भी नहीं उतरने दिया था। इसके अलावा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत भाजपा और जेजेपी के अधिकांश नेता किसानों के गुस्से का सामना कर चुके हैं। पिछले दिनों किसानों ने सिरसा में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर भी हमला कर दिया था, जिसके बाद 100 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से नए गठबंधन की सुगबुगाहट। कांग्रेस के ट्वीट पर टीएमसी सांसद बोले खेला होबे। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से पहले नए गठबंधन की आहट मिलने लगी है। वो सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो अभी से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि वो ऐसे दलों को एक मंच पर साथ लाने की कोशिश में लगी है जिनके समान विचार हैं। उनके दिल्ली आने से पहले ही कांग्रेस ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो ममता के साथ है। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट कर केंद्र पर आरोप लगाया है कि वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जासूसी करवा रहा है। कांग्रेस ने रविवार को ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी एक कहावत को फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि दोस्त और सहयोगी के अलावा ऐसे लोगों पर नजर रखो जो दुश्मन हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा अभिषेक बनर्जी की कथित जासूसी की जा रही है। बता दें कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव भी हैं। कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और उनके निजी सचिव की कथित तौर पर जासूसी की गई थी। उनका फोन टैप किया गया था। टीएमसी का मानना है कि बंगाल भाजपा के निशाने पर था। यही वजह है कि अभिषेक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्होंने ममता बनर्जी की जीत की पटकथा में मदद की, दोनों की जासूसी की गई। कांग्रेस के इस ट्वीट को देखकर तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन भी बेहद खुश हो गए और उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा खेला होबे। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की शानदार जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 में लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान किया है। पिछले दिनों पार्टी की शहीद दिवस रैली में उन्होंने अपना वार्षिक संबोधन हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में दिया था। इस दौरान बनर्जी ने विपक्षी नेताओं से मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के वास्ते एकजुट होने और गठबंधन के गठन की दिशा में काम शुरू करने के लिए कहा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय समीकरण साधने में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश, 5 ब्राह्मण नेताओं से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं और सियासी समीकरण साधने का प्रयास है। इसी कड़ी में रविवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के 5 दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात की है। सपा से जुड़े सूत्र बताते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक को साधने को लेकर चर्चा हुई है। सभी ब्राह्मण विधायकों ने अखिलेश को शंख भी भेंट किया। अखिलेश ने सभी ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में वो शंख बजाकर आज की बैठक का शंखनाद किया। बता दें कि विधायकों ने अखिलेश को 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा का मॉडल भेंट किया है। वहीं लगभग 2.5 घंटे तक बंद कमरे में सभी विधायकों के साथ अखिलेश ने बातचीत की है। इस दौरान माता प्रसाद पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष संतोष पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और मनोज पांडे, ये सभी विधायक बैठक में उपस्थित थे। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख का खास फोकस गरिया दव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने गरिया दव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देनी शुरू कर दी है। निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों के नेताओं की गोलेबंदी कर साथ लाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने जिलों में पिछड़ा सम्मेलन शुरू कर दिए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि सपा के बैनर तले 22 अगस्त को सिद्धार्थनगर में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। वहीं 23 अगस्त को बलिया और 24 अगस्त को मऊ में कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बाकी जिलों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि लखनऊ में भी ब्राह्मण समाज का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 36 बिरादरी व सभी धर्मों का, मोदी सरकार को उसके सामने नतमस्तक होना होगा। चौटाला। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कितलाना टोल प्लाजा पर इनेलो सुप्रीमो व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 36 बिरादरियों व सभी धर्मों के किसान मजदूरों ने भाग लेकर जो जन आंदोलन बनाया है उसके सामने मोदी सरकार को नतमस्तक होना पड़ेगा और किसानों की मांगे माननी होंगी। चौटाला ने कहा कि भाजपा के राज में सभी लोग दुखी हैं। उन्होंने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। अब 5 वर्ष तक इंतजार नहीं किया जा सकता। जनता के आक्रोश से सत्ता पक्ष
के लोगों में भगदड़ मचेगी और ये हरियाणा व देश की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। मध्य विधि चुनाव भी हो सकते हैं। हरियाणा में तो बिल्कुल संभव होगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह जात और धर्म पर किसान मजदूर में फूट डालते हैं, उनकी एकता तोड़ते हैं। यह बात किसानों व मजदूरों के हमारे नेताओं चौधरी छोटूराम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व चौधरी देवीलाल ने हमें बताई थी। उसी की गांठ मारकर हमें मेहनतकश वर्ग की एकता बनाकर इस लड़ाई को शांतिपूर्ण तरीके से जीतना है। उन्होंने कहा, यदि इनेलो की सरकार आई तो वे 36 बिरादरी के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देंगे, भले उनको फांसी लग जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी मामले में चिदम्बरम ने पीएम से पूछा, जासूसी हुई या नहीं, साफ साफ बताएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पेगासस जासूसी के आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि दूसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यह भी बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले को संसद में स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों की निगरानी हुई या नहीं। चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि सरकार को या तो पेगासस जासूसी के आरोपों की जेपीसी के जरिए जांच करानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट से मामले की जांच के लिए किसी मौजूदा न्यायाधीश को नियुक्त करने का अनुरोध करना चाहिए। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि कोई इस हद तक कह सकता है कि 2019 के पूरे चुनावी जनादेश को गैर कानूनी जासूसी से प्रभावित किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को जीत हासिल करने में मदद मिली हो, यह हो सकता है। इसे लेकर आरोप लगे थे। चिदम्बरम ने कहा कि जेपीसी की जांच सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति की जांच से ज्यादा प्रभावी हो सकती है। उन्होंने बताया कि जेपीसी को संसद की ओर से अधिक अधिकार मिलता है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी समिति के प्रमुख शशि थरूर की टिप्पणी की यह विषय मेरी समिति के अधीन है और जेपीसी की आवश्यकता नहीं है के बारे में पूछे जाने पर चिदम्बरम ने संदेह जताया। कहा, क्या भाजपा के बहुमत वाली आईटी समिति मामले की पूरी जांच होने देगी? उन्होंने कहा, संसदीय समिति के नियम सख्त हैं। उदाहरण के लिए वे खुले तौर पर सबूत नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक जेपीसी को संसद से सार्वजनिक रूप से साक्ष्य लेने, गवाहों से पूछताछ करने और दस्तावेजों को तलब करने का अधिकार दिया जा सकता है। लिहाजा मुझे लगता है कि जेपीसी के 5 संसदीय समिति की तुलना में कहीं अधिक शक्तियाँ हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का करारा प्रहार, बोले सरकार चला रही कंपनियां एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला। जी हां दोस्तों, भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार को कंपनियां चला रही है। संसद से बड़े व्यापारी गए हैं, कृषि कानून बाद में बने, लेकिन व्यापारियों के गोदाम पहले बन गए। एमएसपी के नाम पर बड़ा घोटाला हो रहा है। एमएसपी पर 60% फसल व्यापारियों की खरीदी जाती है, जबकि किसान एमएसपी के लिए परेशान है। महापंचायत को लेकर कहा कि 5 सितंबर को होने वाले महापंचायत में कोई राजनीतिक दल नहीं होगा। शनिवार को राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से बड़ौत जाते वक्त शाम 5:45 बजे राष्ट्र वंदना चौक पर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पत्रकार वार्ता करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी, जिसमें कड़े फैसले होंगे। महापंचायत में कोई राजनीतिक दल भाग नहीं लेगा, न हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और न हम किसी को समर्थन देंगे, लेकिन गाँव में जनता की अदालत में जाकर अपनी बात रखेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है। जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है और तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है, तब तक आंदोलन चलेगा। कहा कि किसान कमजोर नहीं है, वह अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। उन्होंने कहा कि एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिलता। एमएसपी पर 60% फसल व्यापारियों से खरीदी जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार पर अखिलेश का निशाना, बोले यूपी में जंगल राज और अपराधी बेलगाम। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार का संपूर्ण प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक है। यूपी पूरी तरह जंगल राज में बदल गया है, जहां अपराधी बेलगाम है और बहन बेटियां हैवानियत की शिकार हैं। अखिलेश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि यूपी में आज जो हालात है उससे समाज का हर व्यक्ति भयभीत है। बदले की भावना से विपक्ष पर उत्पीड़न कर कार्रवाई आम बात है। अब तो अभिव्यक्ति की आजादी पर भी यहाँ प्रतिबंध लग गया है। राज्य सरकार और भाजपा के खिलाफ टिप्पणी करना भी अपराध हो गया है। राजद्रोह के मुकदमे तो किसी पर भी लगा दिए जाते हैं। जनता त्रस्त है और वह अब बस सन 2022 के विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का जनता का इरादा तभी सफल होगा। उन्होंने यूपी में बड़े अपराध का हवाला देते हुए कहा कि आगरा में होजरी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलीगढ़ के धर्मपुर गांव में बरामद में घुसकर युवक की हत्या कर दी गई। चंदौसी के विकास नगर में कन्फेक्शनरी दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई। बरेली में संजय नगर में दादी के साथ बाजार गए 4 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया। उन्नाव के बीगापुर क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म में विफल रहने का गला दबाकर हत्या का प्रयास भी जब असफल रहा तो उसे छत से नीचे फेंक दिया गया। शाहजहांपुर में बेटे की हत्या होने के बाद माता पिता थाने में सिर पीटते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट की निगरानी में हो पेगासस जासूसी कांड की जांच, सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। जी हां दोस्तों,
पेगासस जासूसी कांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके सरकारी एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर कार्यकर्ताओं, राजनेताओं, पत्रकारों और संवैधानिक पदाधिकारियों की जासूसी की रिपोर्ट की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि न्यायालय की निगरानी में विशेष जांच दल द्वारा जांच कराई जाए। दरअसल मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल मंत्रियों, राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों सहित लगभग 300 भारतीयों पर निगरानी करने के लिए किया गया था, जिसके बाद एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। इससे पहले अधिवक्ता एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि पेगासस कांड गहरी चिंता का विषय है और यह भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश की सुरक्षा पर गंभीर हमला है तथा व्यापक स्तर और बिना किसी जवाबदेही की निगरानी करना नैतिक रूप से गलत है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ब्रिटास ने रविवार को एक बयान में कहा कि बहुत गंभीर प्रकृति के बावजूद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को लेकर आरोपों की जांच कराने संबंधी परवाह नहीं की है। उन्होंने कहा, इसलिए इस संबंध में संसद में प्रश्न उठाए गए थे, लेकिन सरकार ने स्पाईवेयर द्वारा जासूसी से ना तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।